हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमे एडिक्ट। आप सबको जिन्वू की शैडो आर्मी के बारे में तो पता ही होगा कि उसकी आर्मी में बेरू, इग्रिस और टस्क के साथ साथ और भी बहुत सारे शैडो सोल्जर्स हैं जो कि अकेले ही अच्छों की हालत खराब कर सकते हैं। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि जिन्वू की शैडो आर्मी कुछ भी नहीं है मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन आंतरिस के सामने, क्योंकि उसके पास है 10 मिलियन ड्रैगन्स की सेना और अब वो आने वाला है शैडो मोनार्क यानी कि जिन्वू को खत्म करने। तो ये वीडियो बहुत एपिक होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा डंजन कोरिया के ऊपर अपीयर हो गया था एंड अब उसमें से कितने ताकतवर मॉन्स्टर्स निकलने वाले हैं इसका किसी को भी आइडिया नहीं है। तो उस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्वू के साथ थॉमस, लियू, चा एंड और भी बहुत सारे हंटर्स बिल्कुल रेडी है उन मॉन्स्टर्स को फेस करने के लिए। एंड तभी वो मैसिव गेट ओपन होता है और उसमें से एक बहुत बड़ी आर्मी बाहर निकलती है, जिसे देख के जिन्वू के साथ साथ बाकी सब भी शॉक्ड हो जाते हैं। तो उन्हें फेस करने के लिए जिन्वू आगे बढ़ता है, बट तभी अचानक से उनका लीडर जिन्वू के आगे झुक जाता है। नोटी हो रहा के बहन के जिन्वू के आगे सर झुका लेता है और उसे देख के पूरी आर्मी ही जिन्वू के आगे सर झुका लेती है। एंड यही हमें रिवील होता है कि ये जो पूरी आर्मी है वो पिछले वाले शैडो मोनार्क की है। एंड क्योंकि अब जिन्वू शैडो मोनार्क बन चुका है तो इसीलिए बेलियन अपनी पूरी आर्मी के साथ जिन्वू के पास आ गया है ताकि वो आंतरेस का सामना कर सके। और इसीलिए जिन्वू अपनी पूरी आर्मी को ट्रेन करने के लिए उन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड करके आपस में फाइट करवा रहा होता है। एंड यहाँ पर एक बहुत ही फनी इंसिडेंट होता है। बेरू बेलियन को देख के बहुत चिढ़ रहा होता है कि जिन्वू अब सिर्फ उसे ही अपने पास रख रहा है, उसे ही ऑर्डर्स दे रहा है। तो बेरू जिन्वू के पास जाता है और उससे ग्रैंड मार्शल की पोजीशन के लिए टेस्ट करने के लिए बोलता है, जिसे सुन के पहले तो जिन्वू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से इसे क्या हो गया। बट फिर वो करंट ग्रैंड मार्शल बेलियन और बेरू का 1v1 करवा देता है, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है क्योंकि बेलियन लिटरली बेरू को अपनी स्वॉर्ड से जकड़ लेता है और उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। पर यहाँ बेरू फिर भी हार नहीं मानता है। तो जिन्वू उससे पूछ ही लेता है कि तुम आखिर क्यों ग्रैंड मार्शल की पोजीशन के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हो। तो बेरू बोलता है क्योंकि मुझे आपके पास रहना है ताकि मैं आपके साथ खड़ा रहूं। तो जिन्वू बोलता है हाँ तो ठीक है ना, बेलियन मेरे राइट में खड़ा रहता है तो तुम मेरे लेफ्ट साइड खड़े हो जाना। और ये सुन के लिटरली बेरू रोने लगता है। वो बोलता है थैंक यू माई किंग। और अब ये देख के इग्रिस भी जिन्वू के पास आने लगता है। तो जिन्वू तुरंत उससे बोलता है तुम मेरे पीछे खड़े हो जाना। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ल्यूजी गैंग पे, जो बेजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होता है। एंड तभी अचानक से वहां पर भी कोरिया जैसा ही एक मैसिव डंजन अपीयर हो जाता है, जिसे देख के ल्यू और उसकी टीम बहुत शॉक्ड हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे ही 6 और डंजन्स यानी कि कोरिया वाले को मिलाकर टोटल 8 मैसिव डंजन्स पूरी अर्थ पर अलग अलग जगह अपीयर हो चुके हैं। एंड अब कभी भी आंतरेस अपनी पूरी 10 मिलियन ड्रैगन्स की आर्मी को लेकर किसी भी डंजन से आ सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जिन्वू को, वो हंटर मीटिंग में होता है। वहाँ वो इन्हीं 8 डंजन्स के बारे में सभी हंटर्स को बता रहा होता है कि वो लोग आएंगे और पूरी अर्थ को तबाह कर देंगे, कोई भी इस बैटल में नहीं बच पाएगा। तो अच्छा यही होगा कि सब लोग जितना हो सके उतना दूर चले जाओ उन डंजन से, वरना इस बैटल से होने वाले डिस्ट्रक्शन में सब मारे जाएंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा। एंड ये सुन के एक हंटर बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी कही हुई सारी बातें मान लेंगे? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि नेशनल लेवल हंटर्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे? अब यहाँ इसे कौन बताए कि जो तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्ग नेशनल लेवल हंटर्स हैं यानी कि थॉमस आंड्रे, उसे जिन्वू ने कुत्ते की तरह पीटा था। एंड उसके पीछे भी एक रीजन है जिसे मैंने इस वाली वीडियो में कवर किया है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो इस वाली वीडियो को भी जरूर चेकआउट करना। एनीवेज, तो उसकी बात सुन के जिन्वू बोलता है कामिश, जिसको तुम लोग वर्ल्ड का सबसे बुरा डिजास्टर मानते हो, तो उसके जैसे ही लाखों ड्रैगन्स आने वाले हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नेशनल लेवल हंटर्स उन्हें रोक पाएंगे? और ये सुन के सारे हंटर्स बोलने लगते हैं कि इसका क्या प्रूफ है, हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो। तो जिन्वू वहीं पर बहुत ही कैजुअली 8-10 डंजन्स खोल के दिखाता है कि ऐसे ही हमारा जो एनिमी है वो भी कभी भी और कहीं भी डंजन्स खोल सकता है, वो लोग कहीं से भी आ सकते हैं। तो अच्छा यही होगा कि सब लोग उन डंजन से जितना हो सके उतना दूर चले जाओ। एंड इसके बाद भी ये मीटिंग थोड़ी और लंबी चलती है, जहाँ एट द एंड उनको मानना ही पड़ता है। एंड फिर जिन्वू ल्यूजी गैंग के पास चला जाता है, जहाँ अभी अभी वो डंजन अपीयर हुआ था। ल्यू जिन्वू से बोलता है कि ये रहा वो मैसिव डंजन और ये है चाइना के 1 लाख हंटर्स, जो सिर्फ नंबर्स में ही नहीं स्किल्स में भी बहुत अच्छे हैं। तो जिन्वू तुरंत अपनी पूरी शैडो आर्मी समन कर लेता है, जिसे देख के ल्यू की फटके 4 हो जाती है। और यहाँ क्योंकि ल्यू जिन्वू के लेफ्ट में खड़ा होता है तो उसे देख के बेरू उससे बोलता है कि वो मेरी जगह है, तेरी हिम्मत कैसे हुई वहाँ खड़े होने की। तो जिन्वू उसे हल्की सी कोनी मार के बोलता है अबे वो हमारी ही साइड है। भाई बेरू इतना फनी है ना कि क्या बताऊं। एंड तभी तो वो मेरा फेवरेट शैडो सोल्जर है। और अगर आपको ये जानना है कि आखिर कैसे
से जिन्वू ने जेजू आइलैंड रेड में बेरू को अपनी शैडो आर्मी का हिस्सा बनाया था तो मेरी इस वाली वीडियो जरूर चेकआउट करें। एनीवेज, तो अचानक से वो गेट ओपन होने लगता है और ये देख के बेलियन जिन्वू से बोलता है ये बहुत अजीब है, मुझे इस गेट से कोई भी प्रेजेंस फील नहीं हो रहा है। तो जिन्वू उससे बाकी गेट्स के बारे में पूछता है तो वो बोलता है बाकी सारे भी ऐसे ही हैं। एंड तभी सडनली जिन्वू को रियलाइज होता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। जहाँ उसे लग रहा था कि आंतरेस अपनी आर्मी को अलग अलग गेट्स में डिवाइड करके चारों तरफ से अटैक करेगा, बट यहाँ वो गलत था। आंतरेस ने जो गेट जिन्वू से सबसे दूर था उसी एक गेट में से अपनी पूरी आर्मी लाने का फैसला किया है जो कि कनाडा में है। तो वो गेट ओपन होता है और उसमें से सिर्फ आंतरेस आता है और यहाँ कनाडा वाले लोग जिन्वू को सीरियस नहीं लेते हैं। चल भोसड़ी के वहाँ के सभी हंटर्स के साथ नॉर्मल ह्यूमंस भी उस गेट के आगे खड़े होते हैं। तो आंतरेस वहाँ आके एक हंटर से बोलता है क्या तुम इस जगह के किंग हो। अब यहाँ वो हंटर आंतरेस को देख के शॉक्ड है कि जिन्वू तो बोल रहा था कि कोई बहुत ही डिमोनिक बीस्ट आने वाले हैं, बट ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन है। तो क्या सच में जिन्वू झूठ बोल रहा था। अब इसे कौन बताए कि अब ये इसका आखिरी दिन होने वाला है। और यहाँ आंतरेस भी समझ जाता है कि अभी जिन्वू यहाँ नहीं है। यहाँ इस भीड़ में हंटर ब्यूरो से एडम वाइट भी होता है। वो तुरंत जिन्वू को फोन करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। यहाँ के गेट से एक पर्सन बाहर आया है। तो जिन्वू तुरंत उससे बोलता है कि तुम जल्दी से वहाँ से दूर हो जाओ। एंड तभी एडम देखता है कि आंतरेस वहाँ के सभी लोगों को जलाकर राख कर देता है। फिर वहाँ जिन्वू का एक शैडो सोल्जर एडम का हाथ पकड़ के बोलता है अब हम टेलीपोर्ट होने वाले हैं। पर तभी उनके सामने आंतरेस आ जाता है। वो शैडो को देख के बोलता है तू कहाँ जा रहा है, और अपने मुंह से एक फायर ब्लास्ट करके उन दोनों को खत्म कर देता है, जिसे फोन में से जिन्वू भी महसूस कर लेता है। वो खुद को कोसने लगता है कि क्या मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि आंतरेस के ड्रैगन्स भी आने लगते हैं और वो उन सभी ड्रैगन्स को ऑर्डर दे देता है कि सब कुछ खत्म कर दो, सब जलाकर राख कर दो। तो वो सारे ड्रैगन्स अपने बोरो ब्रेथ से सब कुछ जलाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब जिन्वू हंटर्स ब्यूरो पहुंच जाता है। वो उससे बोलता है मुझे कामिस के र्यून स्टोन्स चाहिए, जिसे सुन के पहले तो वो हिचकिचाता है, बट फिर वो रियलाइज करता है कि अगर सब कुछ खत्म ही हो जाएगा तो इसे रखने से क्या ही होने वाला है। फिर वो जिन्वू को र्यून स्टोन दे देता है एंड जिन्वू उसको लेकर नॉर्मा सेलनर के पास चला जाता है। यहाँ वो इसीलिए गया है क्योंकि मिस सेलनर फ्यूचर देख सकती है। तो वो उससे पूछता है कि क्या मेरा प्लान आंतरेस के अगेंस्ट में वर्क करेगा। तो वो जिन्वू का फ्यूचर देखती है और वो रोने लगती है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि जिन्वू का प्लान है कि वो खुद को सेक्रीफाइस करके इस दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा। अब यहाँ वो एग्जैक्टली मर के सेक्रीफाइस नहीं करेगा, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब अगर यहाँ मैंने बता दिया तो ये स्पॉइलर हो जाएगा। तो ये जानने के बाद कि उसका प्लान वर्क करेगा तो जिन्वू वहाँ से चला जाता है और फिर वो आपकी और मेरी सबकी फेवरेट चा को फोन करता है और उससे बोलता है मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। एंड फिर वो फाइनली अपने 3 कमांडर्स के साथ निकल जाता है और वहाँ पहुंचते ही रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके बहुत सारे ड्रैगन्स को खत्म कर देता है और उन सभी को अराइज कर देता है। और फिर क्या एक बहुत ही घमासान बैटल शुरू हो जाती है जहाँ जिन्वू अपनी शैडो आर्मी के साथ एक एक करके उन ड्रैगन्स को खत्म करना शुरू कर देता है। अब यहाँ जिन्वू जितने भी ड्रैगन्स को मार रहा था वो साथ ही साथ उनको अराइज भी करते जा रहा था, जिससे उसकी शैडो आर्मी आंतरेस के ड्रैगन्स के सामने आउट नंबर ना हो जाए। और ये देख के आंतरेस भी सोचने लगता है कि शैडो मोनार्क यानी कि जिन्वू हर मिनट के साथ अपनी आर्मी को बढ़ाता जा रहा है। तो वो मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन को जिन्वू की शैडो आर्मी पर एक सरप्राइज अटैक करने का ऑर्डर देता है और फिर वो बहुत सारे गेट्स ओपन करके उनमें से और भी ड्रैगन समन कर लेता है। एंड इसके बाद हम थॉमस वर्सेस आयरन बॉडी मोनार्क की बैटल देखते हैं। यहाँ जिन्वू ने थॉमस की शैडो में बेलियन के साथ अपनी शैडो आर्मी छुपा रखी थी, जिसे देख के वो मोनार्क तुरंत आंतरेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट यहाँ अपना टस्क काम पर लगा हुआ है। वो उसे आंतरेस से कांटेक्ट करने ही नहीं दे रहा होता है और ये देख के आयरन बॉडी मोनार्क अपने रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर बेरू से उसकी बैटल शुरू हो जाती है। एंड वहीं दूसरी तरफ अब फाइनली जिन्वू और आंतरेस यानी कि मोनार्क ऑफ शैडोज एंड मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन आमने सामने आ चुके हैं। यहाँ वो तुरंत अपने बोरो ब्रेथ से जिन्वू पर अटैक कर देता है, बट जिन्वू काइसल पर सवार होकर उड़ जाता है और वो अराइज बोल के वहाँ जितने भी ड्रैगन्स मरे थे उन सबको उठा देता है और फिर वो आंतरेस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन आंतरेस भी बहुत पावरफुल है, वो एक ही अटैक में उन सबको खत्म कर देता है। एंड तभी वो नोटिस करता है कि जिन्वू वहाँ से एक गेट खोल के भागने की कोशिश कर रहा है, तो वो तुरंत उसके पीछे लग जाता है। बट जैसे ही वो उस पोर्टल से निकलता है यहाँ जिन्वू की पूरी शैडो आर्मी उसका ही वेट कर रही थी। तो आंतरेस जिन्वू से बोलता है कि ये स्ट्रेटेजी बुरी नहीं है, बट यहाँ सिर्फ मैं नहीं हूँ। और तभी मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन बहुत सारे गेट्स ओपन कर देता है जिनमें से बहुत सारे ड्रैगन्स निकलने लगते हैं, बट यहाँ जिन्वू हल्की सी स्माइल करता है और वो तुरंत समन कैंसिल कर देता है। एंड ये देख के आंतरेस सोच में पड़ जाता है कि इसने समन कैंसिल क्यों कर दिया। अब मुझसे ये मत बोलना कि तू ऑलरेडी हार मान चुका है। वैसे भी मेरी इस ओवरवेलमिंग आर्मी को देख के अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है।
तो तेरा हार मानना भी जायज है। पर यहाँ जिन्वू उसे बिल्कुल इग्नोर करके ऊपर उन ड्रैगन्स की तरफ देख रहा होता है एंड वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख के आंतरिस बिल्कुल चौंक जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो बस एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसमें इतना क्या चौंकने वाली बात है। तो यहाँ मैं बता दूं कि ये कोई नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। आपको याद ही होगा कि शुरू में मैंने बताया था कि जिन्वू हंटर ब्यूरो कामिस के र्यून स्टोन को लेने गया था। एंड अगर आपको कामिस के बारे में नहीं पता तो कामिस भी आंतरिस का ही एक ड्रैगन था, जो इसकी ड्रैगन आर्मी का लीडर था। वो सबसे पहला डंजन जो अर्थ पर खुला था उसमें आया था, और उस अकेले ड्रैगन को हराने के बाद थॉमस क्रिस्टोफर ये सब नेशनल लेवल हंटर बने थे। तो सोच लो वो कितना पावरफुल था। एनीवेज, तो जिन्वू उस रून स्टोन का यूज करके ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब इस फॉर्म की सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? कि जिन्वू अपनी एक चीख से अपने आसपास के लोगों को एक जगह बिल्कुल रोक सकता है, उनकी मूवमेंट स्टॉप कर सकता है, फिर चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। एंड इसी वजह से इस फॉर्म को देख के आंतरिस की फट गई थी। तो जिन्वू तुरंत चिल्ला के उन सभी ड्रैगन्स को एक जगह रोक देता है, और यह देख के आंतरिस और भी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उस चीख से ड्रैगन्स के साथ साथ मोनार्क ऑफ ट्रांसफिग्रेशन, जिसने इन सभी ड्रैगन्स के लिए पोर्टल खोला था, वो भी बिल्कुल रुक चुका है। एंड फिर जिन्वू आंतरिस के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे टेलीपोर्ट कर देता है। अब ये वही जगह है जहाँ जिन्वू अपनी पूरी आर्मी को ट्रेन कर रहा था। आंतरिस पूछता है ये कौन सी जगह है, तो जिन्वू बोलता है इस टाइम तेरी आर्मी जहाँ पर है ये जगह उस वर्ल्ड के अपोजिट साइड पर है। तो आंतरिस बोलता है अगर एक ऑल आउट वॉर होती तो तुम्हें ज्यादा एडवांटेज होता, पर वहाँ तुम्हारी मैजिक पावर जल्दी खत्म होती। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि हम सबको पता है कि जिन्वू के पास अराइज करने की पावर है। तो अगर एक ऑल आउट वॉर होती तो जिन्वू तुरंत उन्हें मार के उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आंतरिस के पास 10 मिलियन ड्रैगन्स की आर्मी है और उन सबको अराइज करके कंट्रोल करने में जिन्वू की मैजिक पावर जल्दी खत्म होगी। तो इसी वजह से जिन्वू ने यह प्लान बनाया कि वो आंतरिस को यहाँ अकेले लेकर आएगा और फिर उससे लड़ेगा। एंड यहाँ आंतरिस भी जिन्वू के इस प्लान की तारीफ करता है। यहाँ वो जिन्वू के पीछे कासल को देख के बोलता है क्या यह तुम्हारा कासल है? तो जिन्वू थोड़ा एम्बेरेस होकर बोलता है हाँ। तो आंतरिस बोलता है कंसिडरिंग कि ये एक शैडो मोनार्क का कासल है ये उतना भी इम्प्रेसिव नहीं है। तो जिन्वू अपना डैगर निकालते हुए बिल्कुल स्वैग से बोलता है कि चाहे ये कासल कैसा भी हो पर अब तेरी मौत यहीं होगी, और अपनी पूरी शैडो आर्मी समन कर लेता है। तो आंतरिस बोलता है अच्छा तो ये लड़ाई इसलिए होने वाली है कि मैं अपनी आर्मी के आने तक सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं, और वो अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अब एक तरफ है जिन्वू और उसकी आर्मी एंड दूसरी तरफ है आंतरिस, वो भी अपने ड्रैगन फॉर्म में। तो अब देखना ये है कि कौन जीतेगा। आई मीन ऑब्वियसली जीतेगा तो जिन्वू ही, बट ये बैटल देखने में बहुत मजा आएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पर अप करते हैं, क्योंकि आगे की बैटल काफी लंबी है, और अगर उससे शुरू किया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड एक फाइट को बीच में तो रोक नहीं सकते हैं, तो इसीलिए उसे अलग वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था और मुझे क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए या और कौन सी मांगा को कवर करना चाहिए, सब कुछ नीचे कमेंट करके बताना। एंड ऐसी और भी एनिमे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।